अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेशन 3 जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स और उनकी इंटरप्रिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछली जो सेशन 2 था उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरी जो पिक्चर थी वो थोड़ा सा स्लाइड को काट रही थी। तो उसका हल ये है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीपीटी का लिंक मौजूद होता है, तो आप वो पीपीटी का लिंक डाउनलोड कर उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस सेशन का हम आगाज़ करते हैं। तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है, हर डॉक्यूमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और उसके अलावा जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से पिटफॉल होते हैं, मसलन ये कि आप कहाँ कहाँ फंस सकते हैं अगर आपने उसकी सही तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं बनाई हुई। फिर हम इसके रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन भी जो है वो स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ डिस्प्यूट आ सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, अंडरस्टैंड द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। तीसरा है लर्न हाउ टू इंटरप्रेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट करेक्टली। चौथा है अवॉइड कॉमन पिटफॉल इन डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन। और पांचवा है एक्सप्लोर रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट। तो हमारी जो पूरी स्लाइड होगी इन्हीं 5 पैरामीटर्स के तहत चल रही होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स आर द कलेक्शन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द लीगल एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर जो वर्ड्स होती हैं उनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर कोई भी पार्टी किसी भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती तो आप उसको आर्बिट्रेटरी कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगली तौर पर दोनों पार्टीज़ के ऊपर लेविड होती हैं या उसको फॉलो करना उनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। मैं अपनी पिछली वीडियो मैंने बताया था कि एक प्रोजेक्ट अगर बाय वर्ड अगर सही नहीं है तो वो बाय एग्जीक्यूशन भी कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समझ लें कि लेटर्स की फॉर्म में पूरा प्रोजेक्ट मौजूद होता है। तो अगर उस लेटर में ही तमाम चीज़ें गलत हैं, कोई ऑब्लिगेशन सही से डिफाइन नहीं हुई, कोई जो है वो कहीं एम्बिग्यूटी छोड़ दी गई है, तो आम तौर पे पार्टीज़ उसी में उलझ जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट उसके नतीजे में सफ़र कर रहा होता है। तो जो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट सही तरह बना हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट स्मूथली रन होगा, और अगर वो सही नहीं बना हुआ तो आपका प्रोजेक्ट उससे अल्टीमेटली सफ़र करेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट डिफाइन स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोसीजर्स एंड लीगल टर्म्स। इसके अंदर जो है वो तमाम पार्टीज़ की ऑब्लिगेशंस मेंशन होती हैं। अगर इन केस कोई पार्टी उस पर फुलफ़िल नहीं करती तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं दोनों पार्टीज़, तमाम पार्टीज़ के पास क्या क्या वे आउट हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की जो समझ लें कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी प्राइसेस को मेंशन करते हैं। उसके अलावा जो है वो आप एक प्रॉमिस भी करते हैं उसके अंदर कि आम तौर पर फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट टेंडर के वक्त ही भरा जाता है, तो आप उसके साथ एक बिड सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। तो फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है कि भाई देखो कि अगर मैं अपनी टेंडर अमाउंट को जो है वो फाइनलाइज नहीं कर सका, या मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है और मैं अपने टेंडर अमाउंट के ऊपर फिर जाता हूँ या उस पर नहीं काम कर पाता, तो उस सूरत में आप मेरी बिड सिक्योरिटी इनकैश कर सकते हैं। उसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि जब मुझे काम अवार्ड हो जाएगा तो विद इन द 28 डेज़ एम्प्लॉयर मुझे मेरी बिड सिक्योरिटी रिटर्न कर देगा, लेकिन उसी 28 डेज़ के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने फिर परफॉर्मेंस बॉन्ड भी जमा करवाना होता है। तो बेसिकली फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जो है वो ट्रांजिशन कर रहा होता है टेंडर फेज से लेकर आपको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा होता है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर तमाम ऑब्लिगेशंस, उसके अलावा लीगैलिटीज़, एलडीज़ और उसके बाद टर्मिनेशन, ये सब मेंशन होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर एम्बिग्यूटी मौजूद है तो फिर आपका प्रोजेक्ट बुरी तरह सफ़र करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जनरल कंडीशंस और दूसरा होता है पर्टिकुलर कंडीशंस। जनरल कंडीशंस बेस्ड डॉक्यूमेंट से ले जाते हैं, जैसे फिडेक्स से ले लिया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट से ले लिया, एनईसी से ले लिया। और जो पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती हैं कि प्रोजेक्ट की जो है वो नेम जैसे डाल दिया, एम्प्लॉयर कौन है, इंजीनियर कौन है, प्राइस क्या है, एलडीज़ क्या हैं, इंश्योरेंसेस किस फॉर्म में जमा होंगी, गारंटीज़ किस फॉर्म में जमा होंगी, एस्केलेशन से रिलेटेड अगर आज जो है एम्प्लॉयर का कोई अपना फार्मूला है तो वो भी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर मेंशन होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाती हैं। फिर होती हैं स्पेसिफिकेशंस, जिसके अंदर टेक्निकल पैरामीटर्स गिवन होते हैं कि आप कोई मटेरियल लेके आ रहे हैं तो एम्प्लॉयर किस तरह की डिमांड रखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंक्रीट लेके आ रहे हैं तो एम्प्लॉयर ने मेंशन किया होगा कि उसे किस स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए।
वो 4000 है, 3000 है, उसके अंदर कौन से एडमिनिस्ट्रेटर दाखिल होंगे, तो ऐसे स्पेसिफिकेशन से मेंशन होते हैं। ड्राइंग्स होती है, यानी किन किन एक मैपिंग मौजूद होती है जिसके तहत आपने काम करना होता है, जिसको समझ लेंगे आपने मैच करना होता है। उन ड्राइंग्स के हिसाब से आपने पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है और उन ड्राइंग्स को ही आपने मैच करना है। आगे इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में ये कहाँ लाई करता है। फिर हमारा बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर आप जो है वो किसी भी आइटम को एक रेट मेंशन करते हैं और उसकी टोटल अमाउंट आ रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंक्रीट डालने जा रहे हैं तो 3000 कंक्रीट का आप एक पर क्यूबिक मीटर रेट लिखेंगे, फिर आगे उस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होता है। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो फिर पर लॉट या पर रेट उसका सिर्फ रेट मेंशन होगा, इस तरह करके मेंशन होगा, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ होंगी वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर के ज़ुमरे होंगी कि वो पूरी क्वांटिटीज़ जो है वो ड्राइंग से कैलकुलेट करे और BOQ के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस पूरी क्वांटिटी का रेट मेंशन कर दे। उसके अलावा लेटर्स होते हैं, एडेंडा होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एडेंडा आमतौर पे क्या होते हैं कि प्री बिड से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज की जाती हैं। जब आप साइट विज़िट करते हैं तो उस दौरान आपको एम्प्लॉयर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देता है, वो भी रिटर्न फॉर्म में आती हैं। फिर प्री बिडमेंट के दौरान बहुत सारे बिडर्स अपने अपने सवालात करते हैं, उनको एक जगह कंसोलिडेट किया जाता है और फिर एक एडेंडम इशू किया जाता है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है और वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने एडेंडम को अच्छे से स्टडी नहीं किया तो शायद आप गलत बिड भी भर सकते हैं, और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली होते देखा है। लिहाजा मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस हमेशा आपको एडवाइस करूँगा कि प्री बिड से पहले के जितने कागजात हैं उनको हमेशा संभाल के रखें और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाएं। तो हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है। फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय पार्टीज। इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टाइम ऑफ कंप्लीशन, पार्टीज डिटेल, एंड इट बाइंड्स ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स टुगेदर। फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि ये समझें एक समराइज्ड फॉर्म होती है जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। मतलब उनको छोटे 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 पार्ट्स में बयान कर दिया जाता है कि भाई देखें ये जो है वो इसके अंदर इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है, सही है, इसको इतने वक्त में मुकम्मल होना है। इसके अंदर पार्टीज़ जो है उनकी जो है वो क्या क्या ऑब्लिगेशन है, जनरल ऑब्लिगेशन मेंशन होती हैं। जो डिटेल ऑब्लिगेशन होती हैं वो जनरल कंडीशंस के अंदर मेंशन होती हैं, और फिर अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो तो पार्टिकुलर कंडीशन के अंदर मेंशन होती हैं। सही है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जो है वो तमाम पार्टीज़ के दरमियान एग्रीड होता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को तो हमने फॉलो करना ही करना है। अगर फर्दर कोई अमेंडमेंट आगे आती भी है, और सेटलमेंट एग्रीमेंट भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आगे किसी पेमेंट इशू पे दोनों पार्टीज़ को लगा कि हाँ यार मतलब अब ये पेमेंट टाइम रियलिस्टिक नहीं लगी और सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, तो जिस तरह फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जो है वो स्टैम्प पेपर पे होता है, इस तरह सेटलमेंट एग्रीमेंट भी आपको स्टैम्प पेपर निकालना पड़ता है, क्योंकि आप उस फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट को ही चैलेंज कर रहे होते हैं। तो ये एक फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसकी हिफाजत भी आपको करनी है हमेशा। फिर होता है कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जो है वो जनरल कंडीशंस होती हैं जो फेडेक्स से ली गई हैं, पाकिस्तान जेनरल काउंसिल से ली गई हैं, दीगर किसी मुल्क के अंदर जो भी स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट के जनरल कंडीशंस होंगी कि जो है वो एम्प्लॉयर कौन होगा, इंजीनियर कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर के ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, टर्मिनेशन किस तरह होगी, वेरिएशन किस तरह होगी, क्लेम किस तरह होगा, सही है। उसके अलावा जो है वो साइट की कंडीशन किस तरह होनी चाहिए, साइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी, ये सब जो है वो जनरल कंडीशंस के अंदर मौजूद होती हैं। मोबिलाइजेशन किस तरह होगी, परफॉर्मेंस बॉन्ड किस तरह होगी, ये सब जनरल कंडीशन यूनिवर्सल कंडीशंस होती हैं, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं, तो वो जनरल कंडीशन पे चली जाती हैं। लेकिन वो तमाम ऑब्लिगेशंस जो हैं उनके अगर कोई पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की तरफ से, जैसे परफॉर्मेंस बॉन्ड जो है वो इंश्योरेंस नहीं, मुझे बैंक गारंटी की सूरत में चाहिए, तो ये पार्टिकुलर कंडीशन में चला जाएगा। एडवांस गारंटी मैं एक इंस्टॉलमेंट में नहीं दूंगा, मैं 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो फिर इसकी भी एक जो है वो अलग से पार्टिकुलर कंडीशंस में कंडीशन आ जाएगी। LDs किस तरह लगेंगी, इंश्योरेंसेस कैसे सबमिट होंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है वो क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या हो सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप जनरल कंडीशन में अमेंडमेंट करते चले जाएंगे वो पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ऐड अप होती चलेंगी और वो एक एनेक्स्चर की सूरत में कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगी। उसके अलावा जो है वो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट किस तरह की जाएगी उसके बारे में होता है, वेरिएशंस किस तरह दिए जाएंगे, क्लेम्स आएंगे तो उनको किस तरह एंटरटेन करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह से होगा, टर्मिनेशन अगर हो गई तो वो सूरत में क्या होगी। उसके अलावा बहुत सी क्लॉजेस मौजूद होती हैं और हर चीज़ का एक वे आउट गिवन होता है कि आपने किसी काम को इनिशिएट किस तरह करना है, उसका प्रोसेस किस तरह करना है और उसको ख़त्म किस तरह करना है। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको ये सब एक्सप्लेन करता है। लिहाजा कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। अगर उसको सही से नहीं बनाया गया तो फिर वही आगे डिस्प्यूट का बुनियाद भी बन सकता है। फिर स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिसके अंदर जो है वो क्वालिटी, वर्कमैनशिप और मटेरियल, इन सब के बारे में बताया जाता है कि एम्प्लॉयर को अल्टीमेटली अपना प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का चाहिए।
अगर कंक्रीट चाह रहा है तो कंक्रीट के अंदर कौन कौन से एडमिक्सचर होने चाहिए। उसके अलावा अगर वो कोई लिफ्ट मांग रहा है तो वो लिफ्ट की क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कितने पर्सन्स को उठा सकती है, उसकी कैपेसिटी किस तरह होनी चाहिए, उसका जो है वो आउटर लुक कैसा होना चाहिए, इनर लुक कैसा होना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशन में मौजूद होता है। स्पेसिफिकेशन से दो टाइप होती हैं, एक होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। प्रिस्क्रिप्टिव यानी मटेरियल के बारे में आपको एक्जैक्टली बताया जाता है कि हमें इसी तरह की लिफ्ट चाहिए, और फिर क्या होता है कि अप्रूव मैन्युफैक्चर लिस्ट भी बताया दिया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि हाँ ये फला मैन्युफैक्चर मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बाउंड करता है कि अप्रूव मैन्युफैक्चर लिस्ट में सिर्फ उसी से वो मटेरियल उठाए। परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कंक्रीट है उसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयर ने डाल दिया कि आप उसके अंदर जो है वो एक सर्टेन एडमिक्सचर डालें, तो चूँकि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है कि वो इसी स्ट्रेंथ का कंक्रीट देखना चाहता है, तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई। आपको फिर वही एडमिक्सचर उसके अंदर डालना होगा, उतने प्रोपोर्शन में डालना होगा और वही उसको स्ट्रेंथ देनी होगी। जो बेसिकली स्पेसिफिकेशन का मकसद ये होता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन रखता है, और स्पेसिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये प्रेसिडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर ड्राइंग्स होती हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क हैं, इसके अंदर डायमेंशंस होती हैं, लेआउट होता है, डिज़ाइन के किस तरह का होना चाहिए ये सब मेंशन होता है। ये बीओक्यू और स्पेसिफिकेशन के साथ साथ रखा जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ड्राइंग्स कभी भी बीओक्यू और स्पेसिफिकेशन अलहदा करके कभी मत पढ़िएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई चीज़ ड्राइंग के अंदर मेंशन है, स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं होती, स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई चीज़ मेंशन है, ड्राइंग के अंदर मेंशन नहीं है। अगर उन दोनों में मेंशन नहीं तो फिर आप बीओक्यू में चेक करते हैं, क्योंकि बीओक्यू के अंदर आपने रेट भरा होता है, हो सकता है कोई चीज़ ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन दोनों में मेंशन ना हो, बीओक्यू के अंदर मेंशन हो। सही है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने हमेशा मिला के पढ़ने, और टेंडर के वक्त आपने इनको ज़रूर मिला के पढ़ना है, क्योंकि जब आप रेट भर रहे होते हैं ना, और अगर आपने गलती से कोई गलत रेट भर दिया, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि ड्राइंग का पार्ट थी, बीओक्यू का पार्ट नहीं थी, और कल को जो है प्रेसिडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट में ड्राइंग ऊपर थी और बीओक्यू नीचे था, तो आप कल को उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट मिला के पढ़ने होंगे। यही चीज़ बाद में कही है कि यूज अलॉन्गसाइड बीओक्यू स्पेसिफिकेशन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड एंड अपडेटेड रेगुलरली। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो आपको आईएफसी जाती है, यानी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग दी जाती है, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन कहते हैं आईएफसी ड्राइंग को। उससे पहले आपको आईएफटी ड्राइंग दी जाती है ना, इशूड फॉर टेंडर ड्राइंग। आईएफटी और आईएफसी में डिफरेंस होता है। आईएफटी ड्राइंग बाज़ औक़ात एस्टिमेटेड ड्राइंग्स होती हैं, वो एक्चुअल ड्राइंग्स नहीं होती हैं, और आईएफसी ड्राइंग्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होती हैं, मतलब एक्चुअल ड्राइंग होती हैं। बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर होते हैं वैसे वैसे वेरिएशंस आ रही होती हैं। बात हो सकता है कि एम्प्लॉयर कहे कि यार इस रूम को इस तरह नहीं इस तरह बना दो, तो क्या होता है कि फिर आप उस इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के अंदर अमेंडमेंट ले आते हैं और इसके कुछ वेरिएशंस बन रहे होते हैं, वो बाद में वेरिएशन की सूरत में आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो जब आप एज बिल्ड ड्राइंग बनाते हैं, बिल्कुल आखिर में जाके जब आप एज बिल्ड ड्राइंग बनाते हैं, तो फिर आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं, उसका एक सेट एम्प्लॉयर को देते हैं और एक सेट अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि अब आपकी सारी बिलिंग और फाइनल जो पेमेंट होगी वो उसी एज बिल्ड ड्राइंग के हिसाब से होती है। फिर बिल ऑफ क्वांटिटी है, जिसके अंदर जो है वो डिटेल लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज़ और रेट्स मेंशन होते हैं। ये जो है वो कॉस्ट एस्टिमेशन और टेंडरिंग और पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ों को सपोर्ट करती है, क्योंकि आप इसके अंदर रेट और जो है वो टोटल अमाउंट मेंशन कर रहे होते हैं, और जो आपके फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट के अंदर फाइनल अमाउंट आ रही होती है वो भी आपकी टेंडर अमाउंट ही आ रही होती है। उसके अलावा जो है वो जो आपकी जो इंटरम पेमेंट्स होंगे, यानी मंथली बिल्स होंगे, वो भी आपके बीओक्यू को ही रेफ़र करके बनाए जाते हैं, और माइलस्टोन बेस्ड हैं, तो हर माइलस्टोन के बाद जो है वो आप जो है वो एक मंथली पेमेंट बनाएंगे उसी बीओक्यू को लेकर। और अगर आप यूनिट रेट पे काम कर रहे हैं तो आप ड्राइंग्स पहले मेजर करेंगे, फिर आप ऑन साइड मेजरमेंट करेंगे, और फिर जो आपकी क्वांटिटी बनेगी उसके हिसाब से आप बीओक्यू से रेट उठाएंगे, और फिर उसके हिसाब से अपना बिल बना के सबमिट कराते हैं। फाइनल अकाउंट जब बनने जाता है तो वो जो एज बिल्ड ड्राइंग बनेगी, जिसके अंदर आपने तमाम वेरिएशंस और तमाम चीज़ें इंक्लूड की होंगी, उसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी फाइनल अमाउंट बनती है। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्लॉज होती है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट इसी के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। तो आम तौर पे जो आपके जनरल कंडीशंस के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसके बाद पर्टिकुलर कंडीशंस पे जनरल कंडीशंस पे स्पेसिफिकेशंस पे ड्राइंग फिर बीओक्यू। अब ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर लम सम कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर ड्राइंग्स जो हैं वो स्पेसिफिकेशन से ऊपर होती हैं। अगर यूनिट रेट है तो उसके नतीजे में फिर आपका बीओक्यू भी ऊपर हो सकता है। सही है, तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की नौयत क्या है और एम्प्लॉयर किसको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहा है। तो ये आपको पता होना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप क्लेम या वेरिएशन की तरफ चले जाते हैं ना, तो मिसाल के तौर पर आपने कोई एम्बिग्यूटी आपके बीओक्यू के अंदर थी, लेकिन आपकी ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस में नहीं थी,
तो आप जो है वो जब क्लेम करने गए तो एम्प्लॉयर कहेगा भाई तुमने जो है वो चेक किया कि स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग के अंदर ये चीज़ मौजूद थी या नहीं, और आपने कहा हाँ मौजूद थी, तो वो आपको क्लेम नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा भाई प्रेसिडेंस में वो ऊपर थी, आपको ये दोनों चीज़ें पहले से पढ़ के रखनी चाहिए थी। सही है। तो हमेशा प्रेसिडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें। हर प्रोजेक्ट की नौयत के हिसाब से प्रेसिडेंस डॉक्यूमेंट डिफरेंट होता है, और इसका ताल्लुक क्योंकि डायरेक्ट आपके क्लेम, वेरिएशन और पेमेंट से होता है, और आपकी ऑन साइट एग्जीक्यूशन से भी होता है, लिहाजा इसकी प्रायोरिटी हमेशा आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉजेस मौजूद हैं उसकी क्लियर इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की जो क्लॉज है उसका बुनियादी तौर पर मकसद डिस्प्यूट्स को दूर करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बिल्कुल अलाइन करके चलना होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के जो है वो अगर क्लाइंट जब एक्सपेक्ट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिल्कुल क्वालिटी ऑफ वर्क दे, तो कॉन्ट्रैक्टर भी एक्सपेक्ट करता है कि क्लाइंट मुझे जो है वो ऑन टाइम पेमेंट करेगा। सही है। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस क्लियर होने चाहिए, और डेज ज़रूर मेंशन होने चाहिए कि भाई कितने दिन बाद आप चेकिंग करवाएंगे और कितने बाद आपको पेमेंट होगी। तो ये सब चीज़ें क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट द डिस्प्यूट जो है वो पेमेंट के ऊपर ही आता है। सही है। तो अगर इन केस पेमेंट के अंदर कोई एम्बिग्यूटी होती है तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज होता है कि आपने वो किस एम्बिगुअस पार्ट को छोड़ना है, और जो पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है उसकी पेमेंट किस तरह करनी है। ये सब क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन अच्छी होगी तो वो इट इनकरेज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डॉक्यूमेंट। ये जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट के दरमियान भी एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट फिर जो है वो एक दूसरे से कंसाइड नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ बीओक्यू के अंदर मौजूद नहीं है और स्पेसिफिक और ड्राइंग्स के अंदर मौजूद है, तो ये भी एक एम्बिग्यूटी है। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट थॉरोली स्टडीड करके बनाए गए हैं तो ये एम्बिग्यूटी फिर इसके अंदर नहीं आती। जो कॉमन इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आते हैं, सबसे पहले कि कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन इन ड्राइंग वर्सेस बीओक्यू। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है कि ड्राइंग्स के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, बीओक्यू के अंदर मौजूद नहीं है, बीओक्यू के अंदर मौजूद है, ड्राइंग्स के अंदर मौजूद नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैंने बीओक्यू देख के जो है वो पूरा टेंडर भरा था, तो जो क्लाइंट होता है वो कहता है भाई ड्राइंग प्रेसिडेंस में ऊपर थी, आपको ड्राइंग पढ़नी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं पढ़ी। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। फिर मिसिंग और एम्बिगुअस क्लॉज, बाद चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मौजूद नहीं होती, जैसे एडवांस पेमेंट है। अब एम्प्लॉयर जो है आमतौर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होता है कि हम एडवांस पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। कल को जो है वो एम्प्लॉयर कहते हैं कि नहीं जी हम आपको एक दफ़ा में नहीं, हम आपको 2 दफ़ाएं पे करेंगे। अब इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर टेक्निकल जार्गन्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, कोई ऐसी टर्म्स डाल दी जाती हैं जिनके कोई टेक्निकल जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन बनती है लेकिन उसको कोई कॉमन आदमी अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, तो ये भी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फिर अनअप्रूव्ड रिवाइज ड्राइंग्स, कोई ड्राइंग्स हैं जिसका कोई एडेंडम कोई इशू कर दिया गया, कोई उसका ड्राइंग का पार्ट बना दिया गया लेकिन वो बिडर्स के पास नहीं पहुंच सका, और कल को जो है वो जब कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट करने हैं और आपने कहा कि भाई ये भी ड्राइंग का पार्ट है, तो ज़ाहिर है इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी तरफ से कोई ड्राइंग जनरेट करके कोई काम कर दे और क्लाइंट कहे कि भाई ये तो आपका आईएफसी ड्राइंग का पार्ट ही नहीं है, तो इस पर भी आपको एम्बिग्यूटी आ सकती है। तो लिहाजा आईएफसी ड्राइंग्स जो होती हैं उनके ऊपर अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी होती है कि जहाँ वो स्पेसिफिकेशन ऑफ बीओक्यू से अलाइन करें वहाँ आईएफसी ड्राइंग्स के ऊपर तमाम पार्टीज बाउंड रहें कि वो इसी को ही फॉलो करेंगी। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को किस तरह इंटरप्रेट करना है, उसमें है कि ऑलवेज रेफर टू द फुल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा ही नहीं है कि आपको अगर बस छोटी सी कहीं भी गलती दिख गई तो आप फ़ौरन से क्लेम और वेरिएशन के लिए भागने लग गए। पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें कि हाँ भाई ये जो इवेंट है वो बाकायदा उस क्लॉज को रेफ़र भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा इवेंट क्या है, ऐसे ही कोई हवा में कोई चीज़ नहीं करनी। इससे क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है और दूसरा क्लाइंट को लगता है कि शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़ा नहीं है। दूसरा, फॉलो द डिफाइंड ऑर्डर प्रेसिडेंट। जो ऑर्डर प्रेसिडेंट है उसको मैंने आपसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका क्लेम, वेरिएशन, पेमेंट सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई क्लेम जनरेट करें और बाद में क्लाइंट बोल दे कि भाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आपका क्लेम तो ला ही नहीं करता क्योंकि ड्राइंग्स ऊपर है, बीओ नीचे है। सही है। या बीओ के ऊपर है, ड्राइंग्स नीचे हैं, तो कल को फिर आपके ऊपर ही सवाल उठ जाएगा कि शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट सही से नहीं पढ़ा। फिर मेंटेन द वर्जन कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे जैसे जो है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा होता है, ऐसे बहुत सी अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं, वेरिएशंस आ रही होती हैं, ड्राइंग्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, तो उन सब का रिवाइज वर्जन आपने बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाते रहना चाहिए और उसको अपडेट रखना चाहिए ताकि जो है वो उसकी बिलिंग गलत ना हो, कम्युनिकेशन गलत ना हो, कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सके। सही है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपने हर जो रिवाइज वर्जन है उसको कंट्रोल फॉर्मेट में अपने पास रिकॉर्ड करके रखना है। दूसरा, क्लैरिफिकेशंस।
कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। अगर आपको लगता है कि कोई इंटरप्रिटेशन आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इंजीनियर से जाकर उसकी कम्युनिकेशन ले सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से जाकर ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी करेंगे वो रिटर्न फॉर्मेट में करेंगे। अगर वो रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है तो कल के लिए आपके लिए नुकसान होता है, क्योंकि आप उसको कहीं पर रेफ़र नहीं कर सकते। तो हमेशा क्लैरिफिकेशन लें। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का खास एक फॉर्म बनता है और उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो इंजीनियर्स और एम्प्लॉयर से वो फॉर्म के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब हम एक केस स्टडी समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक जो है वो ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी और उसके अंदर जो एम्बिग्यूटी आई वो आई बीओक्यू और ड्राइंग के अंदर। बीओक्यू के अंदर जो है वो जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट थी वो ज़्यादा थी, ड्राइंग के अंदर जो है उतना एरिया कम था और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कम बन रही थी। तो ऐसे में क्या हो गया, फिर डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होने के बाद दोनों पार्टी सामने सामने आ गई कि भाई देखो तुमने जो है वो बीओक्यू सही नहीं बनाया, उसने कहा कि तुमने ड्राइंग सही नहीं पढ़ी। तो प्रेसिडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो क्या ही अच्छा हो जाए कि दोनों पार्टीज टेंडर इशू करने से पहले जो है वो पहले क्लाइंट अच्छे से बीओक्यू और ड्राइंग को स्टडी कर ले और टेंडर इशू होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ड्राइंग और बीओक्यू को अच्छे से स्टडी कर ले, ताकि अगर दो दफ़ा जब ज़रा दो पार्टी दो दफ़ा जब उसको अंडरस्टैंड करेंगी तो कल को प्रीबिड मीटिंग के ऊपर भी वो कह सकते हैं कि यार वो गलती हो गई है, उसको आप रेक्टिफाई कर लें। तो उसका अमेंडमेंट हो जाती है तो वो रेक्टिफाई हो सकती है। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट ऑन साइट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर आ जाए तो बड़े प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और फिर काम भी रुक जाता है और फिर डिलेज आने लग जाते हैं, फिर मामला ख़राब हो जाते हैं, क्लाइंट भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से बददिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर भी क्लाइंट के साथ काम करने के लिए फिर उकताने लगता है, फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि क्लियर इंटरप्रिटेशन हो हर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की और जो है वो जो प्रेसिडेंस है उसकी बड़ी क्लैरिफिकेशन हर पार्टी के पास मौजूद हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेसिडेंट रखता है, किसको जो है वो इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी रेफ़र करना है, किसको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किसको देखकर अपना टेंडर भरना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्लास एक्टिविटी है, आप जो है वो एक फिडिक की कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कोई इंपॉर्टेंट क्लॉसेज जो हैं उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लें, उसको पढ़ लें और उसके बाद जो है वो उसको उसके डॉक्यूमेंट को मैच करें आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं कि जो है वो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है और कौन कौन सा पार्ट है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है फिडिक के अंदर मौजूद नहीं है। आप उसे मैच कर सकते हैं, एक स्मॉल केस सिनेरियो बना सकते हैं कि अगर जो है वो ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो है या बीओक्यू के अंदर कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है तो उस सूरत में आपका कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर रहा है। तो आज के पूरे सेशन की समरी इस तरह से है कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को हमने पढ़ा कि उसके टेक्निकल, कमर्शियल और लीगल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि उसको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किस तरह किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके। तीसरा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपने वो किस तरह से जो है वो रिजॉल्व करने हैं और प्रेसिडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है ताकि रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सकें और आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होना क्यों ज़रूरी होता है ताकि कल को अगर कोई क्लेम या वेरिएशन आ जाए तो आपके पास शुरू से लेकर आखिर तक तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद हो और आप उसको किसी के सामने प्रोड्यूस कर सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर प्रोक्योरमेंट और टेंडरिंग प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो आपके लिए यह है कि अगर आप कुछ रीड करना चाहते हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है उसको एक डॉक्यूमेंट को निकाल के अच्छे तरह स्टडी कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होनी चाहिए, जनरल कंडीशंस क्या होती हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह की जाती है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। असाइनमेंट मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। इसमें असाइनमेंट ये है कि आपने जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट का जो है वो स्टडी करना है, फिर एक रियल लाइव कंस्ट्रक्शन कोई भी जो है वो केस स्टडी उठा लें और अपना डॉक्यूमेंट जो है अपने जो आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसको अप्लाई करके देखें कि भाई कौन कौन से क्लॉज के ऊपर जो है वो अप्लाई होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेशन इज़ अ गुड सेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन के अंदर तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।